आप यहाँ से देखिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो f इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ ऑपरेट कर रहा है, ये b से ऑपरेट कर रहा है a की तरफ, f इनवर्स फंक्शन। और f फंक्शन किधर से ऑपरेट कर रहा था, f फंक्शन था a से ऑपरेट कर रहा था, b में जा रहा था, ये था f फंक्शन। यानी कि जो f फंक्शन का डोमेन है देखिए a, वो f इनवर्स फंक्शन का रेंज हो गया, और जो f फंक्शन का रेंज है b, वो f इनवर्स का डोमेन हो गया, क्रिस क्रॉस हो गया। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि f और f इनवर्स में ये रिलेशन होता है उसके डोमेन और रेंज में। f का जो डोमेन है, f का डोमेन क्या है a, वो f इनवर्स का रेंज हो जाता है, और f का जो रेंज है b, वो f इनवर्स का डोमेन हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए f इनवर्स फंक्शन जो है वो f के रेंज पे ऑपरेट करता है ना, उसको वापस इधर लाता है। आप इसको अगर एरो डायग्राम में देखेंगे तो x पर हमने f फंक्शन ऑपरेट किया तो हम लोग y पर पहुंच गए। अब इस y पर हम लोग f इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो हम लोग वापस x पर आ जाएंगे। ये कंप्लीट साइकिल बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये साइकिल तभी बन सकता है जब ओरिजिनल f फंक्शन ऑन टू हो और 1 1 हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली f इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स की अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये तो हर कोई जान रहा है कि हमने x पे f फंक्शन ऑपरेट किया तो हम लोग y पर पहुंच गए, और अगर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इस y पे अगर हम लोग f इन्वर्स फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो हम लोग वापस x पर आ जाएंगे। यानी कि हम लोग ऐसे लिख दें कि f इन्वर्स y दिस इज इक्वल टू x, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस y में हम लोग एफ एक्स लिख दे तो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ a। ये समझ में आया हमने कैसे लिखा, y इज इक्वल टू एफ एक्स सबको पता है, तो f इनवर्स y क्या है, x हो गया, डेफिनेशन से ही हो गया ना। x की मैपिंग आपने की तो आप y पे पहुंच गए, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो y की रिवर्स मैपिंग यानी कि इन्वर्स लगाइएगा तो x पे आइएगा, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो गया। अब y की जगह यहाँ पर एफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। तो x डोमेन का कोई भी एलिमेंट हो उस पे अगर आप f इनवर्स f ये कॉम्पोजिट फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो आप वापस x पर आ जाएंगे। ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल आप ये भी देख सकते हैं कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x है, इस पर अगर आप f फंक्शन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स y दिस इज इक्वल टू f ऑफ x दिस इज इक्वल टू y। यानी कि दूसरा रूल मुझे मिल गया कि f ऑफ f इनवर्स y दिस इज इक्वल टू y एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ f। क्योंकि हम लोग इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सेट b जो होगा वो रेंज ऑफ f के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑन टू फंक्शन है। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b या फॉर रेंज ऑफ f। तो ये दो रूल को समझ लीजिए, f ऑफ f इनवर्स y दिस इज इक्वल टू y, बीच वाला स्टेप हम लोग हटा देते हैं इस एफ एक्स को यहाँ से। तो ये जो दो रूल, दो थ्योरम, दो आप जो भी इसको कहें, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि इफ़ f फंक्शन ऑपरेट्स ऑन f इनवर्स y यू विल गेट y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ f। और दूसरा ये कह रहा है कि f इनवर्स एफ एक्स दिस इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। ये कंडीशन जरूर ध्यान में रखिएगा, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। तो इस रूल को ध्यान से समझ लीजिए। इसी रूल का यूज़ हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें साइन इनवर्स दोनों को हम लोग इस तरह से लगाएंगे, तो वहाँ भी इसी रूल का यूज़ करेंगे। और इसमें आप जरूर ध्यान में रखिए कि f इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। इसका मतलब अगर आप कोई रैंडमली यहाँ से कोई x10 उठा लीजिएगा और उस पर ये ऑपरेशन करिए, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रैंडम एलिमेंट x10 है जो डोमेन में बिलोंग नहीं करता है, और उस पर आप ऐसे कर रहे हैं f इनवर्स f ऑफ x10, तो क्या ये x10 के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भगवान जाने। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज x10 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। तो ये रूल तभी ट्रू होता है जब x जो है वो डोमेन में बिलोंग करे या y जो है वो रेंज में बिलोंग करे। अगर इन दोनों सेट के बाहर का कोई एलिमेंट आ गया x या y, तो ये जरूरी नहीं है कि दिस रूल होल्ड्स।
ये इसलिए ज़रूरी मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे जब हम लोग साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स टाइप के फंक्शंस देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि अच्छा साइन इन्वर्स साइन ऑफ 10, तो वो 10 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो 10 है ना वो साइन के प्रिंसिपल डोमेन में लाई नहीं करता है। तो वहाँ पे हम लोग इसी रूल का यूज़ करेंगे। वहाँ मैं अलग से आपको इस चीज़ को फिर से समझा दूंगा, लेकिन अभी इस चीज़ को समझ लीजिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि f हो या f इन्वर्स हो, ये एक तलवार है। f और f इन्वर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को काट देते हैं, यानी कि f इन्वर्स हो या f इन्वर्स f, ये जैसे ही आपस में मिला तो एक दूसरे को काट देता है। एक दूसरे का समझिए कि ये एंटीबॉडी है। अगर एक वायरस है तो दूसरा उसका एंटीबॉडी है, दोनों एक दूसरे को तहस नहस कर देता है। लेकिन तहस नहस होने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप f इन्वर्स fx कर रहे हैं तो ये वाला जो x है वो डोमेन में हो। उसी तरह अगर आप f इन्वर्स y कर रहे हैं तो ये जो y है वो रेंज में हो। अगर रैंडमली कोई x और y लाइएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि f और f इन्वर्स मिल करके कैंसल आउट करें। आप ऐसे समझिए कि f हो या f इन्वर्स हो, ये एक तलवार है। f की तलवार और f इन्वर्स की तलवार जैसे ही मिली दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, खल्लास कर दिया। फाइनली जो यहाँ पर y है तो आपको y मिल गया, यहाँ पर x है तो आपको x मिल गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप गलती से भी f इन्वर्स y के बदले f इन्वर्स x मत लिख दीजिएगा। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि f इन्वर्स फंक्शन किस पे ऑपरेट करता है? ये तो y साइड पे है ना, रेंज के जो एलिमेंट्स हैं उन पे ऑपरेट करता है। अभी मैंने बताया कि जो f इन्वर्स फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, ये वाला सेट B सेट। जो f का रेंज है वो f इन्वर्स का डोमेन है। तो कभी भी f इन्वर्स x मत लिख दीजिएगा इस रूल में। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि f इन्वर्स जो है वो किस पर ऑपरेट करेगा, वो f के रेंज वाले एलिमेंट्स पे यानी कि सेट B पे ऑपरेट करेगा। f इन्वर्स फंक्शन देखिए इधर से इधर आ रहा है, f इन्वर्स ये वाला फंक्शन है। fx तो ऑब्वियसली इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये है f फंक्शन। अब हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो fx को हम लोग y भी लिखते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो ये फंक्शन हमें दे रखा है और हमें पता करना है कि f इन्वर्स x क्या होगा, यानी कि f इन्वर्स जो नया रूल है, जो नया मैपिंग का तरीका है वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू वाई, एक्स को सब्जेक्ट ऑफ द रिलेशन या सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लीजिए। ये फॉर्मूला एक तरह से आपको दिख रहा है एक्स और वाई में। आपको पता करना है कि f इन्वर्स क्या होगा, और हम लोग ये जानते हैं कि एफ एक्स इजकल टू वाई है। तो अगर हम लोग ऐसे लिख दें x इजकल टू एफ इन्वर्स वाई, तो हमें f इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि इस रिलेशन में आप x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लीजिए, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 होल टू द पावर 1/3। और हम लोग ये जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, यानी कि x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं f इन्वर्स y। अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आप वो दोनों कंडीशन चेक कर लीजिएगा, ऑन टू और 1 1 वाला। इस क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज भी कुछ दे रखा होगा, तो ऑन टू और 1 1 वाला कंडीशन चेक करिएगा तो आपको दिख जाएगा कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई। हमने यहाँ से लिख दिया कि x इज इक्वल टू दिस, तो इसको ऐसे लिख दें दिस x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि f इन्वर्स y दिस इज इक्वल टू वाई माइनस 2 होल टू द पावर 1/3। अब अंदर में जो y बैठा हुआ है ये तो डमी वेरिएबल है ना, हर जगह आप y को हटा करके x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि f इन्वर्स x क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 होल टू द पावर 1/3। यानी कि क्वेश्चन में हमें दे रखा था f(x), उसको मैनिपुलेट करके हमने f इन्वर्स x फाइंड कर लिया। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी फंक्शन से उसका इन्वर्स फाइंड करना। आप x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दीजिए, तो उसके बाद आप f इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर लीजिएगा। अब हम लोग फंक्शन f और उसके इन्वर्स में ग्राफिकल क्या रिलेशन होता है उसको समझेंगे। मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसका डोमेन में एक एलिमेंट a है, इसकी मैपिंग आपने कर दी और ये फंक्शन f है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं
कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो अगर इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि बी की मैपिंग अगर आप वापस कर रहे हैं थ्रू एफ इन्वर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा कि एफ इन्वर्स बी इज इक्वल टू ए। ये तो हर कोई जानता है, फंक्शन और उसके इन्वर्स का ये डेफिनेशन ही है। अब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ए और बी एक पॉइंट होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए एफ एक्स का ग्राफ अगर आप बनाइएगा तो x इज इक्वल टू ए के लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स के ग्राफ पे ए बी ये वाला पॉइंट जो है वो लाई करेगा। उसी तरह अगर हम लोग एफ इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में कौन सा पॉइंट लाई करेगा, बी और ए लाई करेगा, क्योंकि ये आपको दे रखा है कि एफ इनवर्स बी दिस इज इक्वल टू ए, ये दे रखा है ना। तो जब हम लोग एफ इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि एफ इनवर्स व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन बी आई एम गेटिंग ए, यानी कि एफ इनवर्स के ग्राफ पे ये बी और ए पॉइंट लाई करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉर ईच सच पॉइंट ए बी, यानी कि अगर एफ एक्स पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट ए और बी है, तो एफ इनवर्स पे एक पॉइंट लाई करेगा जिसका कोऑर्डिनेट बी और ए है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का स्वैपिंग हो गया। एफ एक्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एफ इनवर्स में वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और एफ एक्स में जो वाई कोऑर्डिनेट है बी, वो एफ इनवर्स में एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो जब भी किसी ग्राफ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का स्वैपिंग हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस ग्राफ का हमने इमेज ले लिया है थ्रू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। और ये क्यों हो सकता है, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपको ये पॉइंट ए बी दे रखा है, और अगर ये ए बी पॉइंट जो है वो एफ एक्स कर्व पे लाई करता है। एफ इनवर्स बनाने के लिए हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, बी ए चाहिए, क्योंकि हमने अभी बता दिया ना कि अगर ए बी पॉइंट लाई कर रहा है एफ एक्स के कर्व पे, तो बी ए पॉइंट जो है वो एफ इनवर्स के कर्व पे लाई करेगा। सिंपल है, ये तो डेफिनेशन से ही आ गया। तो अगर आपको ए बी पॉइंट अगर मिला हुआ है, तो अब आप खोज रहे हैं, टॉर्च लेके खोज रहे हैं कि बेटा बी ए पॉइंट क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बी ए पॉइंट चाहते हैं तो सिंपल तरीका है। तरीका ये है कि इस ए बी पॉइंट का इमेज ले लीजिए, इसको ऑब्जेक्ट मानिए, इसका इमेज लीजिए किस लाइन में, इस y इज इक्वल टू एक्स वाले लाइन में। ये जो ब्लू लाइन है ना, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो इस लाइन में जब इमेज लीजिएगा तो आप यहाँ पर बी ए पे पहुँच जाइएगा। कैसे पहुँचिएगा, कभी भी आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट अगर ए बी है तो इमेज का कोऑर्डिनेट बी ए क्यों होगा, मैं अभी बताता हूँ। मिरर लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये मिरर लाइन है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, और ऑब्जेक्ट एंड इमेज का इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर लाइन, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट आप बना दीजिएगा। तो जो मिरर लाइन है ना, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये तो आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, फिजिक्स में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर जगह देखा होगा कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये मिरर लाइन है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को जो कनेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट होता है, मिरर लाइन जो है वो उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यहाँ भी मैंने वही दिखाया है। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या है, मिरर लाइन है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज है, इस इमेज का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। तो ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। ये क्या है, ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया फ्रॉम SAS क्राइटेरियन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 45 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल। उसी तरह ये वाला एंगल क्या होगा, 45 माइनस अल्फा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि दिस एंगल अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। और इस डैश्ड लाइन का लेंथ, इसका अगर आर है तो इसका आर होगा। समझ में आया? अब ये सब सिंपल ज्योमेट्री है, आपको जस्ट समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये आर होगा, ये आर होगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, बी, और ये बी क्या है, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
ट्रिगोनोमेट्री से आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी है r sin थीटा, यानी कि ये क्या हो गया b, यानी कि इस इमेज का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, b हो गया। उसी तरह आप ये देखिए कि ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है a, ये है ना, ये लेंथ है a, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू r cos थीटा लिख सकते हैं। अब ये एंगल थीटा है, ये r है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा r cos थीटा, यानी कि इस इमेज का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि इस इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b और a। तो हमें तो यही चाहिए था ना, इसी बी ए कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट की हमें ज़रूरत थी, यानी कि ए बी पॉइंट अगर यहाँ पर है तो बी ए पॉइंट कहाँ होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन में आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए, क्योंकि देखिए x और y कोऑर्डिनेट का यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है, जो x कोऑर्डिनेट है a, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हो गया, जो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसी तरह और भी कोई दूसरा पॉइंट हो, मान लीजिए कि a1 b1 हो, उसका भी आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए तो यहाँ कहीं बनेगा, और भी आगे का पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, और इस साइड के सारे ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दीजिए तो आपको fx का कर्व मिल जाएगा, इधर सारे इमेजेस को कनेक्ट कर दीजिए तो आपको f इनवर्स का कर्व मिल जाएगा। यानी कि अगर हमें fx का कर्व ऐसा दे रखा है तो f इनवर्स का कर्व क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसका इमेज ले लीजिए, किस लाइन में, y इज इक्वल टू एक्स लाइन में। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है टू फाइंड कर्व ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। आप fx के कर्व का इमेज ले लीजिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, तो आपको f इनवर्स का कर्व मिल जाएगा। ये जो fx का कर्व है ये या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, होना ही है ना, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर f इनवर्स भी फाइंड कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो f फंक्शन है ये 1 1 होगा, बिना 1 1 के तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अगर हम लोग f इनवर्स की बात कर रहे हैं तो ये इम्प्लिसिट अजम्पशन है कि भाई ये जो फंक्शन f है ये 1 1 फंक्शन है। ये फंक्शन अगर 1 1 है तो या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब होगा क्या कि अगर ये f फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कैसे आप बताइएगा, बिल्कुल सिंपल, इस ग्राफ से देख लीजिए, ये वाला कर्व देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाला कर्व भी देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे y इंक्रीज कर रहा है x इंक्रीज कर रहा है। और ध्यान रखिए f इनवर्स का डोमेन क्या हो जाता है, जो f का रेंज होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे जैसे f इनवर्स के केस में y इंक्रीज कर रहा है तो x इंक्रीज कर रहा है। f के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, f के केस में बोलेंगे कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि f के केस में डोमेन कहाँ से आ रहा है, डोमेन तो उसका x है। तो f के केस में अगर वो f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रहा है। f इनवर्स के केस में देखिए जैसे जैसे y इंक्रीज कर रहा है x इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इंक्रीज तो दोनों में हो रहा है, यानी कि दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बहुत ही अच्छा फंडा है। आगे जब हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वो सब में देखेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, तो वहाँ मैं इसी फंडे का यूज़ करूँगा। सिंपल सा रूल है, अगर f फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर f फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और इन दोनों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप इन्वर्स की बात कर रहे हैं ना, इन्वर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वो फंक्शन 1 1 है, 1 1 है तो वो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कांस्टेंट भी नहीं हो सकता है, यानी कि f प्राइम जो है उसका डेरिवेटिव 0 भी नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, या अगर आपने डेरिवेटिव ऑफ एन इन्वर्स फंक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मेरा पुराना एक लेक्चर देख लीजिएगा, जब मैंने जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एन इन्वर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट कैसे फाइंड करते हैं वो भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको f इनवर्स एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है एट अ पॉइंट से a, यानी कि f इनवर्स देखिए क्या है, ये फंक्शन हो गया ना, f इनवर्स एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, प्राइम का मतलब यहाँ पर हुआ डेरिवेटिव। तो अगर हमें f इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है एट एनी पॉइंट a, तो इसका रूल होता है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f का डेरिवेटिव एट f इनवर्स a। ये रूल होता है, इसको हम लोगों ने डिराइव भी किया है उस लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, इस रूल को समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है, f इनवर्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a,
दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन। लेकिन किस पॉइंट पे? एफ इनवर्स ए वाले पॉइंट पे। सिंपल है, ये रूल है। लेकिन इस रूल से आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही एफ प्राइम ग्रेटर देन जीरो है तो एफ इनवर्स का प्राइम भी ग्रेटर देन जीरो होगा। जैसे ही एफ प्राइम लेस देन जीरो है तो एफ इनवर्स का प्राइम भी लेस देन जीरो होगा। और हम लोग कैलकुलस से जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है यानी कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर एफ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स का भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है यानी कि एफ इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इसी का ठीक उल्टा है, अगर एफ प्राइम लेस देन जीरो है यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बच्चों, इनवर्स फंक्शन में ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि क्या हम लोग इनवर्स ऑफ एन इनवर्स फंक्शन यानी कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ये कोई फंक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है। मान लीजिए कि आपको डोमेन में एक एलिमेंट x दे रखा है और आपने इस x पर फंक्शन f ऑपरेट किया और आप y पर पहुंच गए, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब इसी y पे आप f इनवर्स फंक्शन लगाते हैं तो आप वापस x पे आ जाते हैं। ये था f, ये है f इनवर्स। हम लोग f इनवर्स को नाम कुछ नया नाम दे दें, g कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं f इनवर्स y दिस इज इक्वल टू x। और f इनवर्स क्या है? g के बराबर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि g ऑफ y इज इक्वल टू x। यानी कि g क्या है? g एक नया फंक्शन है जो y पर ऑपरेट करता है तो आपको वापस x पे ले आता है। तो इस फंक्शन का नाम हमने g कर दिया। अब हम लोग फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं इस g का इन्वर्स। g जो एक नया फंक्शन है जो कि f इन्वर्स के बराबर है, इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा? किसी भी फंक्शन का इन्वर्स का मतलब क्या है? आपके पास g फंक्शन है, ये g फंक्शन y पे ऑपरेट करता है और y पर ऑपरेट करके आपको x पे ले आता है। तो g का इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि इस x से वापस मैं y पर आ जाऊं। तो x से वापस y पे आने का कौन सा रास्ता है? ऑब्वियसली ये f वाला रास्ता है। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ g फंक्शन ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू f। और g क्या है? f इनवर्स है, यानी कि इन्वर्स ऑफ f इनवर्स फंक्शन वो f के बराबर होगा। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि इन्वर्स ऑफ f इनवर्स अगर आपसे कोई पूछे तो वो और कुछ नहीं f फंक्शन ही है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि g ऑफ y इज इक्वल टू x। अब आप दोनों साइड अगर f फंक्शन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? f ऑफ g ऑफ y दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, और f ऑफ x क्या हो जाता है? दिस इज इक्वल टू y। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि f और g जब एक साथ ऑपरेट करता है तो y जो है वो वापस y में आ जाता है, यानी कि ये जो f है वो क्या हो गया? दिस f इज इक्वल टू g इनवर्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स दिस इज नथिंग बट f फंक्शन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस डायग्राम को समझ जाएं कि x से आपने स्टार्ट किया, आप y पर गए, किस रास्ते? f फंक्शन के रास्ते। और y से अगर आपको वापस आना है x पे तो आप f इनवर्स के रास्ते आइएगा। अब ये f इनवर्स भी तो अपने आप में एक फंक्शन है। इस फंक्शन का नया नाम हमने g कर दिया है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस y पर जब हम लोग g फंक्शन ऑपरेट करते हैं यानी कि f इनवर्स फंक्शन, तो आप x पर पहुंच गए, तो आप x पर क्या करिए ताकि आप वापस y पर आ जाइए? तो वापस y पर आने का तो यही रास्ता है, f वाला रास्ता। यानी कि ये जो रास्ता था ये कौन सा रास्ता था? g का। ये रास्ता देखिए, y से x आने का रास्ता है g का। तो इस रास्ते का इन्वर्स यानी कि g का इन्वर्स क्या हुआ? f। और g क्या है? f इनवर्स, यानी कि इन्वर्स ऑफ f इनवर्स दिस इज इक्वल टू f फंक्शन। तो ये बहुत सिंपल रूल है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सर f इनवर्स है, एक और इन्वर्स है तो -1 इंटू -1 +1 हो गया। अब ये थंब रूल के रूप में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इस थंब रूल को ज़्यादा मत इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो f इनवर्स x हम लोग लिख रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1/fx। ये जो f इनवर्स है ना, ये पावर नहीं है, fx का टू द पावर -1 नहीं है। fx टू द पावर -1 जब करते हैं तो वो हो जाता है 1/fx। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। fx क्या हो गया? एक नंबर कोई मिलेगा, एक एलिमेंट मिला रेंज का, उसका आपने टू द पावर -1 किया यानी कि 1/fx हुआ, तो ये अलग होता है। f इनवर्स x जो हम लोग लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? f इनवर्स x ये एक नया फंक्शन है, तो f इनवर्स x इज़ नॉट इक्वल टू 1/fx। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने एक जनरल फंक्शन f
और उसके इन्वर्स के बारे में डिटेल में समझा। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे कि क्या उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्या।